नमस्कार दोस्तों। आज का जो लेक्चर है वो बीएससी फाइनल ईयर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम पेपर सेकंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बात करेंगे। और आज का जो ये लेक्चर है वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के चैप्टर नंबर 10 का लेक्चर है, जिसका नाम है रेजिड्यू एट ए सिंगुलर पॉइंट या फिर विचित्र बिंदु पर अवशेष। ठीक है। और ये जो लेक्चर है ये इस चैप्टर नंबर 10 का फर्स्ट लेक्चर है। इससे पहले जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट किया था, और लास्ट जो लेक्चर था वो आपका था चैप्टर नंबर 9 का 16 लेक्चर। कहने का मतलब है टोटल 16 लेक्चर्स के अंदर चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट हो गया। कौन सा चैप्टर था वो? सिंगुलर पॉइंट। ठीक है। अब नए चैप्टर की बात करते हैं जो कि है आपका रेसिड्यू थ्योरम या फिर रेसिड्यू एट ए सिंगुलर पॉइंट या फिर विचित्र बिंदु पर अवशेष। ठीक है। देखो ये फिर लास्ट के जो चैप्टर था आपका चैप्टर नंबर 9 सिंगुलर पॉइंट, उसके टोटल लेक्चर्स की संख्या है। अगर आप कंफ्यूजन हो टोटल कितने लेक्चर्स है उस चैप्टर के, तो उस चैप्टर के टोटल लेक्चर्स हैं 16। ठीक है। और अब आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 10 की। ठीक है, जो कि क्या है? अवशेष प्रमेय एवं उसके अनुप्रयोग या फिर रेसिड्यू थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन, या फिर आप बोल सकते हो रेसिड्यू एट ए सिंगुलर पॉइंट। देखो इसके फर्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि विचित्र बिंदु पर अवशेष कैसे निकाला जाता है। तो देखिए आपको एक फंक्शन दिया गया है f, आपको एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन f दिया गया है जो डिफाइन हो रहा है डोमेन D से कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट C पर। ठीक है। एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन f डिफाइन हो रहा है कहां से कहां? D से C में। ठीक है। कौन सा फंक्शन है? ध्यान रखना ये आपका कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, सम्मिश्र फलन है जो डिफाइन हो रहा है डोमेन D से C में। ठीक है। जहां पे D किसका सबसेट है? D सबसेट है C का। D किसका सबसेट है? C का सबसेट है। किस प्रकार से डिफाइन हो रहा है फंक्शन डिफाइन हो रहा है f ऑफ z बराबर स्मॉल w बराबर u प्लस आयोटा d। ठीक है। f ऑफ z बराबर स्मॉल w बराबर u प्लस आयोटा d। ठीक है। जहां पर z क्या है? जहां पे z कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है। ठीक है। z क्या है? कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। ठीक है। साथ ही साथ u और v क्या है? यहां पर u और v वास्तविक चरों, u और v वास्तविक चरों x व y के वास्तविक मान क्या है? फलन है। ठीक है। क्या है? x व y के वास्तविक चरों x व y के वास्तविक मान फलन है। ठीक है। तो ये तो आपको फंक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन हो गई कि एक फंक्शन दिया गया है कॉम्प्लेक्स फंक्शन जो डिफाइन हो रहा है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन f दिया गया है जो डिफाइन हो रहा है D से C में, जहां पे डोमेन D क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट का सबसेट है। और फंक्शन डिफाइन हो रहा है किस प्रकार से कि f ऑफ z बराबर w बराबर u प्लस आयोटा v, जहां z है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। ठीक है। और u और v क्या है? वास्तविक चरों x व y के वास्तविक मान फलन है। अब देखिए आपको इस फंक्शन का एक पॉइंट दिया गया है z बराबर 1, जो कि कैसा पॉइंट है? सिंगुलर पॉइंट। कहने का मतलब है एक सिंगुलर पॉइंट दिया गया है z बराबर 1। ये सिंगुलर पॉइंट किसका है? इस कॉम्प्लेक्स फंक्शन f का एक सिंगुलर पॉइंट दिया गया है z बराबर 1। ठीक है। कौन सा पॉइंट है ये? विचित्र बिंदु या फिर सिंगुलर पॉइंट है। कौन सा है? विचित्र बिंदु या फिर सिंगुलर पॉइंट है। ठीक है। अब इस सिंगुलर पॉइंट के नेबरहुड में आप क्या करोगे? इस सिंगुलर पॉइंट के नेबरहुड में फलन f ऑफ z का क्या फाइंड आउट करो? लॉरेंट प्रसार। इस सिंगुलर पॉइंट के नेबरहुड में आप फलन f ऑफ z का लॉरेंट प्रसार फाइंड आउट कीजिए। तो लॉरेंट प्रसार हो जाएगा प्लस समेशन n बराबर 1 टू इंफिनिटी z माइनस bn z माइनस a की पावर माइनस n। ठीक है। ये क्या हो गया? ये फलन f ऑफ z का z बराबर a के नेबरहुड में लॉरेंट एक्सपेंशन हो गया, जहां पर
जहां पर जो ये कोफिशिएंट है, जहां पर इस लोरेंट एक्सपेंशन के अंदर ये जो सीरीज है आपकी, ये जो योग श्रेणी है समीशन n बराबर 1 to infinity bn z माइनस a की होल पावर माइनस n, ये क्या कहलाता है? ये लॉरेंट प्रसार का, लॉरेंट प्रसार की, ये लॉरेंट प्रसार का क्या कहलाता है? मुख्य भाग कहलाता है। ठीक भाई, ये क्या कहलाता है? लॉरेंट प्रसार का मुख्य भाग कहलाता है। ठीक है, अब देखिए इस मुख्य भाग के अंदर ये जो कोफिशिएंट है b1, ये जो कोफिशिएंट है b1, ये क्या कहलाता है? ये कोफिशिएंट b1 कहलाता है, जहां पर मुख्य भाग के गुणांक, मुख्य भाग के गुणांक b1 क्या कहते हैं? मुख्य भाग के गुणांक b1 को z बराबर a पर, z बराबर a पर, जहां पर मुख्य भाग के गुणांक b1 को z बराबर a पर क्या बोलते हैं? फलन f ऑफ z का अवशेष। क्या बोलते हैं? फलन f ऑफ z का अवशेष बोलते हैं। ठीक है भाई, ये आप ध्यान रखना। क्या बोलते हैं? यहाँ पे इस कोफिशिएंट को बोलते हैं फलन f ऑफ z का z बराबर 1 पर अवशेष। इस कोफिशिएंट का मान जो होगा वही मान आपको z बराबर 1 पर फलन f ऑफ z के अवशेष प्राप्त करने पर होगा। दोनों क्या होंगे? सिमिलर होंगे। साथ ही साथ b1 है, ये जो कोफिशिएंट b1 है, ये डिफाइन किस प्रकार से होगा? ये होगा 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन c f ऑफ z dz अपॉन z माइनस a की होल पावर, z माइनस a की पावर 1। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? सॉरी, z माइनस a की पावर नहीं, इसको बोलते हैं 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन c f ऑफ z dz। ठीक है, क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन c f ऑफ dz। इस कोफिशिएंट b1 का मान आपको किस प्रकार से फाइंड आउट करना है? इस कोफिशिएंट b1 का मान आपको इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करना है। ठीक है भाई, तो b1 बराबर हो जाएगा 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन c f ऑफ z dz। तो ये कोफिशिएंट आपका इस फलन f ऑफ z का z बराबर 1 पर अवशेष कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? z बराबर 1 पर अवशेष कहलाता है। इससे व्यक्त करता है b1 से व्यक्त करता है। डिफाइन किस प्रकार से करते हैं? b1 बराबर 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन c f ऑफ z dz। ठीक है, तो ये आपके विचित्र बिंदु पर अवशेष की डेफिनेशन हो गई। तो ये डेफिनेशन कंप्लीट होती हुई, अब इसके देख लीजिए, डेफिनेशन लिख लीजिए अब इसकी, स्टैंडर्ड डेफिनेशन। देखिए, माना f ऑफ z, माना f ऑफ z d से c में, d से c में सम्मिश्र चर z में, सम्मिश्र चर z में कोई, सम्मिश्र चर z में कोई सम्मिश्र फलन है, कोई सम्मिश्र फलन है। ठीक है भाई, क्या है? कोई सम्मिश्र फलन है जो निम्न प्रकार परिभाषित है, जो निम्न प्रकार परिभाषित है, जो क्या है? निम्न प्रकार परिभाषित है। ठीक है भाई, दैट इज f from d to c such that f of z बराबर w बराबर u प्लस आयोटा, जहां u तथा v वास्तविक चरों x, वास्तविक चरों x
व y के वास्तविक चरों x व y के वास्तविक मान फलन है। ठीक है, वास्तविक चरों x व y के वास्तविक मान फलन है, वास्तविक मान फलन है। ठीक है, माना z बराबर a फलन f ऑफ z का, माना z बराबर a फलन f ऑफ z का विचित्र बिंदु है। ठीक है, z बराबर a क्या है, फलन f ऑफ z का विचित्र बिंदु है। ठीक है भाई, क्या है, विचित्र बिंदु है। तब विचित्र बिंदु, z बराबर a के, z बराबर a के सामिप्य में f ऑफ z का लॉरेंट प्रसार, f ऑफ z का लॉरेंट प्रसार निम्न होगा, f ऑफ z का लॉरेंट प्रसार निम्न होगा। ठीक है भाई, f ऑफ z का लॉरेंट प्रसार निम्न होगा। दैट इज f ऑफ z बराबर समीशन n बराबर 0 टू इंफिनिटी an z माइनस a की होल पावर n प्लस समीशन n बराबर 0 टू इंफिनिटी bn z माइनस a की होल पावर माइनस n। ठीक है, तब लॉरेंट प्रसार के मुख्य भाग में, गुणांक b1, मुख्य भाग में गुणांक b1 फलन f ऑफ z का z बराबर a पर अवशेष कहलाता है। क्या कहलाता है, z बराबर a पर अवशेष कहलाता है। ठीक है भाई, क्या कहलाता है, अवशेष कहलाता है। इसे निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं, इसे निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं, इसे निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं। ठीक है भाई, किस प्रकार से परिभाषित करते हैं, निम्न प्रकार से परिभाषित करते हैं। दैट इज b1 बराबर 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन c f ऑफ z dz। ठीक है, दैट इज b1 बराबर 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन c f ऑफ z dz। अब देखो, इसमें नोट फर्स्ट लिखो, ये तो डेफिनेशन होगी सिंगुलर रेसिड्यू की। नोट फर्स्ट लिखो, फलन f ऑफ z के, फलन f ऑफ z के लॉरेंट प्रसार में फलन f ऑफ z के लॉरेंट प्रसार में गुणांक an व bn के मान an
वह Bn के मान निम्न होते हैं। ठीक है, इसके लोरेंट प्रेशर फाइंड आउट करते हैं, तब जो ये कोएफिशिएंट्स आ रहे हैं An और स्मॉल bn, इनके मान क्या होते हैं, निम्न होते हैं। देखिए क्या मान होते हैं इसके, An में Bn के मान निम्न होते हैं। दैट इज An बराबर 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन C f ऑफ z dz बटा z माइनस z0 की होल पावर n प्लस 1। ठीक है, जहां पे ईच n बिलोंग करेगा 0, 1, 2 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तथा Bn बराबर 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन C f ऑफ z dz बटा z माइनस z0 की होल पावर माइनस n प्लस 1, जहां पे n का मान कहां से स्टार्ट है, 1, 2 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये गुणांक An और Bn के मान हो गए। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक है कि अवशेषों की गणना। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो क्या है, अवशेषों की गणना। तो देखो अवशेषों की गणना किस प्रकार से कर रहे हैं। ठीक है भाई, अवशेषों की गणना किस प्रकार से करते हैं वो देखिए। देखो अवशेषों की गणना, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ रेसिड्यू, अवशेषों की गणना या फिर कैलकुलेशन ऑफ रेसिड्यू। देखो मान के चलिए z बराबर, भाई एक बात देखो, जब अगर आपके पास z बराबर a, z बराबर a, अगर आपके पास सिंगुलर पॉइंट है, ठीक है, z बराबर a, f ऑफ z का अगर सिंगुलर पॉइंट है तो आपको रेसिड्यू किन कंडीशंस में मिलेगा, आपको रेसिड्यू किन कंडीशंस में मिलेगा, आपको रेसिड्यू मिलेगा दो कंडीशन। ठीक है, कौन कौन सी कंडीशन पे, कब, हाँ एक बात और, z बराबर a, एक तो होती है आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। ठीक है, z बराबर a क्या है, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है। दूसरी z बराबर a क्या है, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है। ठीक है, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। तो अब देखो आइसोलेटेड सिंगुलरिटी की बात करते हैं, तो आइसोलेटेड सिंगुलरिटी में भी तीन टाइप की सिंगुलरिटी होती है, पहला रिमूवेबल, सेकंड पोल, थर्ड इसेंशियल। ठीक है, तो रिमूवेबल सिंगुलरिटी में तो आपको पता है कि लोरेंट एफ ऑफ जेड के लोरेंट प्रसार के मुख्य भागों पदों की स्थिति क्या होती है, 0 होती है, तो वहां तो आपको रेसिड्यू नहीं मिलेगा। सिर्फ तीन कंडीशन पे रेसिड्यू मिलेगा आपको, पोल और इसेंशियल सिंगुलरिटी पे मिलेगा। ठीक है, ये तो हो गया आपकी आइसोलेटेड सिंगुलरिटी की बात। अगर नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी हो, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी हो, तब क्या होगा, तब आपको रेसिड्यू कैसे मिलना चाहिए, रेसिड्यू मिलना तब भी आपको रेसिड्यू तभी मिलना चाहिए जब जो आपने जो ये फलन डिफाइन किया था यहाँ पे, जब आपने रेसिड्यू फाइंड आउट किया था B1, आपने जो रेसिड्यू फाइंड आउट किया था B1 बराबर 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन C f ऑफ z, इसके पास z बराबर a के अतिरिक्त, मतलब इसके पास z बराबर a को सेंटर मानते हुए एक सर्किल बनाइए और उस सर्किल के अंदर कोई सिंगुलरिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, रेसिड्यू तभी निकलेगा, यहाँ पे जब रेसिड्यू फाइंड आउट कर रहे हो तो यहाँ एक चीज का ध्यान रखना है, z बराबर a को सेंटर मानते हुए सर्किल बनाइए और उस सर्किल के अंदर फलन की z बराबर a के अतिरिक्त कोई सिंगुलरिटी नहीं होनी चाहिए। अगर सिंगुलरिटी नहीं है तब आप कह सकते हो रेसिड्यू फाइंड आउट हो रहा है, अदरवाइज फाइंड आउट नहीं होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी की बात करते हो, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी की बात करते हो, तो कहने का मीनिंग क्या हो जाता है कि उस सिंगुलरिटी के नेबरहुड के अंदर, उस सिंगुलरिटी को जो भी सिंगुलरिटी को सेंटर मानते हुए आपने सर्किल बनाया है, तो उसके नेबरहुड में आपको उसके अलावा कम से कम क्या मिलेगी, एक और सिंगुलरिटी मिलेगी। एक और सिंगुलरिटी मिलेगी तो कहने का मतलब है आपको रेसिड्यू तो मिलना ही नहीं है। ठीक है, रेसिड्यू आपको इस कंडीशन में नहीं मिलेगा, सिर्फ किस कंडीशन में मिलेगा,
इस कंडीशन पे मिलेगा। दूसरी बात, एक बात को ध्यान रखना, रेसिड्यू हमेशा इनफाइनाइट पे भी चेक होता है। इनफाइनाइट किसी भी फंक्शन की नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है, इनफाइनाइट किसी भी फंक्शन की नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है तो वहां पर रेसिड्यू निकलेगा ही नहीं। अगर इन्फिनिटी आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है, अगर इन्फिनिटी फंक्शन की आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है तो ही आपको क्या मिलेगा, रेसिड्यू मिलेगा। ठीक है, तो अवशेषों की गणना सिर्फ किन किन पॉइंट्स हो सकती है, एक तो वहां हो सकती है जहां पर z बराबर a क्या हो, पोल हो, दूसरा z बराबर a क्या हो, इसेंशियल सिंगुलरिटी हो, और एक और आता है क्या कि आपकी सिंगुलरिटी किस पॉइंट पे फाइंड आउट कर सकते हो, z बराबर इन्फिनिटी का। सिर्फ सिंगुलरिटी आप 3 पॉइंट से फाइंड आउट कर सकते हो, कब, जब पोल हो या जब इसेंशियल सिंगुलरिटी हो, और तीसरा अनंत पर। ठीक है, ये 3 आपकी केस हो गई। अब देखो अवशेषों की गणना करते हैं, तो अवशेषों की गणना में सबसे पहले आता है आपका साधारण अनंतक पर अवशेष। ठीक है, आप साधारण एक सिंपल पोल दे दिया आपको, किसी भी फंक्शन के पास अगर सिंपल पोल है तो उसके पास अनंतक क्या होगा, तो सबसे इसमें फर्स्ट टॉपिक होता है अवशेषों की गणना में साधारण अनंतक पर अवशेष। ठीक है, साधारण अनंतक पर अवशेष। ठीक है, साधारण अनंतक पर अवशेष। आप देखो साधारण अनंतक पर अवशेष कैसे निकालते हैं। आपको फंक्शन दिया गया, आपको पता है एक फंक्शन आपको f ऑफ z दिया गया है जिसके पास सिंगुलरिटी क्या है, z बराबर a, और ये z बराबर a क्या है, ये z बराबर a सिंपल पोल है, ये z बराबर a क्या है, सिंपल पोल है। तो इस पर अवशेष क्या होता है, इस पर अवशेष होता है लिमिट z टेंडिंग टू a z माइनस a f ऑफ z। ठीक है, इस पर अवशेष क्या होगा, इस पर ये अवशेष होगा लिमिट z टेंडिंग टू a z माइनस a इनटू f ऑफ z। ठीक है, इस फंक्शन का आप क्या कीजिए, इस फंक्शन की लिमिट लीजिए z टेंडिंग टू a पर, जो मान आएगा वो क्या कहलाएगा, वो आपका अवशेष कहलाएगा। ठीक है, वो क्या कहलाएगा, आपका अवशेष कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपके सिंपल पोल पर क्या होगी, सिंगुलरिटी हो गई। ठीक है।